हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मीनल और आप देख रहे हैं मीनल का चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। हम यहाँ करते हैं इकोनॉमिक्स। तो उसी क्रम में आज का मेरे ये जो वीडियो है उसका टॉपिक है बजट, और उसकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं उसके बारे में जो आपको बजट देखने से पहले पता होनी ही चाहिए। देखिए, बजट में कुछ बहुत ऐसे छोटे छोटे शब्द होते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, तो हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं आता। और वो एक आम आदमी को भी और एक इकोनॉमिस्ट को भी पता होने ही चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो देखते हैं बजट के बारे में, बजट की वो टर्मिनोलॉजीज जो आपको जाननी चाहिए। तो देखिए, इस एक ही वीडियो में सारी टर्मिनोलॉजीज हम कवर नहीं कर सकते हैं। तो आज के मेरे इस पहले वीडियो में मैंने 3 टर्म्स ली हैं: फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट। ये तीनों टर्म ली है मैंने। ये तीनों ही टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले हम देखते हैं कि बजट होता क्या है। तो संविधान की हमारे आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 के तहत 1 फरवरी को, हर साल 1 फरवरी को हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं वो संसद में बजट को पेश करते हैं। ठीक है, तो इस बार निर्मला सीतारमन जो है वो बजट पेश करेंगी 1 फरवरी को। अब ये जो बजट है, ये बजट क्या होता है? देखिए, इसे कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसी भी देश का वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन होता है ये। यानी कि एक साधारण भाषा में कहूं तो इसमें देश की आय और व्यय का लेखा जोखा होता है कि कहां से कितना पैसा इनकम के रूप में आएगा और कहां पर उसे खर्च किया जाएगा, एक साधारण आदमी की बोलचाल की भाषा में कहूं तो। यानी कि इसके एक तरह से देखिए तो 2 पार्ट होते हैं: फाइनेंशियल बिल और एप्रोप्रिएशन बिल। इसको हम, इन दोनों टर्म्स को हम डिटेल में करेंगे। फिलहाल ये जो दोनों बिल हैं 1 अप्रैल तक पास होने चाहिए। 1 फरवरी को बजट में पेश किए जाते हैं दोनों बिल संसद में बजट के अंतर्गत, और 1 अप्रैल तक इन्हें पास होना चाहिए। तो ये जो बजट है उसमें इनकम और एक्सपेंडिचर का हमारा लेखा जोखा होता है, प्रपोज होता है, एक प्रपोज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा 1 फरवरी को संसद के सामने। ठीक है, तो अब इनकम किस तरह की होती है गवर्नमेंट की? देखिए, 2 तरह की इनकम होती है। एक तो टैक्स रेवेन्यू होता है, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। और जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कहाँ-कहाँ करती है। ठीक है, एक तो ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिससे कोई एसेट क्रिएशन होता है, और एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो सिर्फ उधार चुकाने के लिए या पिछले उधारों का इंटरेस्ट चुकाने के लिए हम करते हैं या सरकार करती है। तो देखिए, 3 तरह की जो टर्म्स होती हैं इसके अंदर मेनली रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, जिसको इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं, इन तीनों टर्म्स को। और ये तीनों टर्म्स मिला के बनाती हैं हमारा बजट डेफिसिट। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट, 3 तरह के डेफिसिट: रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा बजट डेफिसिट। डेफिसिट यानी कि ये है हमारा घाटा। ठीक है, तो इन तीनों टर्म्स को समझने से पहले हमें देखिए, चार चीजें समझनी होगी। एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, एक कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। एक बार के लिए सुनने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है ये, लेकिन ये एक बहुत ही इजी चीज है। अगर आप ये चारों टर्म समझ जाएंगे तो ये जो तीनों डेफिसिट है ये बिल्कुल आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगे। और एकदम जैसे ही आप बजट में देखेंगे कि रेवेन्यू डेफिसिट इतना है, फिस्कल डेफिसिट इतना है, तो आपके एकदम से आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होगी कि फिस्कल डेफिसिट का क्या मतलब है और रेवेन्यू डेफिसिट का क्या मतलब है। ठीक है, हिंदी में हम बोलेंगे इसको बोलेंगे राजकोषीय घाटा। फिस्कल डेफिसिट जो है इसको हिंदी में बोला जाता है राजकोषीय घाटा। और ये होता है रेवेन्यू डेफिसिट जो होता है हमारा, ये होता है पूंजीगत घाटा। प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक, प्राथमिक घाटा। ठीक है, तो देखिए, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है हम अपने रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम अपने बात करते हैं यानी कि इनकम की। यानी कि ये जो रुपया है वो गवर्नमेंट के पास कहाँ से आएगा, कैसे कैसे आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक तो उसमें होता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स,
और एक दूसरा होता है हमारा कैपिटल रिसिप्ट्स। तो दो तरह की इनकम होती है, एक तो रेवेन्यू और एक कैपिटल। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन सी होती हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो होती हैं जिनकी वजह से जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी या कोई भी जिम्मेदारी नहीं आती है, यानी उसे वापस चुकाना नहीं होता, और न ही किसी तरह का जो हमारी संपत्ति है वो कम होती है या कोई एसेट रिडक्शन होता है। ठीक है, यानी कि न तो सरकार को उसे वापस चुकाना होता है, न ही वो अपनी किसी भी संपत्ति को बेचकर वो इनकम लेती है। ठीक है, बिल्कुल आम आदमी की भाषा में कहूं तो ये ऐसी इनकम है जिसे सरकार को वापस नहीं देना है किसी को भी। ठीक है, इनकम हो गई दैट मीन्स वो सरकार की है। और दूसरा क्या है कि नहीं देना है, और साथ में वो अपनी किसी भी संपत्ति को बेचकर वो इनकम नहीं कमाती है। तो ये जो दो तरह की इनकम होती है कि जिसे वापस चुकाना है या किसी की संपत्ति को बेचकर सरकार के पास पैसा आया, उसके अलावा जो भी इनकम होती है वो सारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स में होती है। ठीक है, यानी कि ऐसी कौन सी रिसिप्ट्स होती हैं? सबसे पहले है हमारा टैक्स कलेक्शन। ठीक है, टैक्स कलेक्शन यानी गवर्नमेंट जो देती है, हमारा रोड पे हमारा टोल लेती है, या हमारा जीएसटी लेती है, या हमारा जो है इनकम टैक्स होता है, ये सारा टैक्स कलेक्शन, इससे गवर्नमेंट को जो इनकम होती है ये किसमें आएगी? ये सब होंगे हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, फिर सेकंड क्या है? इंटरेस्ट और ऑन इन्वेस्टमेंट। सरकार ने जहां कहीं भी इन्वेस्टमेंट किया उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी किसमें आता है? हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट में, क्योंकि सरकार ने अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट किया है और उसका इंटरेस्ट आ रहा है। फिर डिविडेंड अर्निंग, जहां कहीं सरकार का शेयर है, जिन कंपनीज में सरकार का शेयर है, या जो सरकार ने शेयर्स लिए हुए हैं उसकी जो अर्निंग होती है। तो देखिए डिविडेंड क्या होता है, मैं आपको बता दूं, अगर आप शेयर्स लेते हैं उस कंपनी में कुछ प्रॉफिट होता है तो वो जो प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो वो डिविडेंड अर्निंग होती है, और उसे वापस नहीं देना होता है, तो वो भी क्या होती है? सरकार की रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। और उसके बाद जो भी सरकार सर्विसेज देती है हमें, जैसे कि हमारी रेलवे है। ठीक है, हमारा जो रेलवे है, ओके, या फिर जैसे हमारे पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज हैं, उससे जो भी इनकम हो रही है। ठीक है, अगर जैसे टेलीफोन था, अब तो कई चीजें कम हो गई है जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में है, से वो प्राइवेट सेक्टर में आ गई हैं, बट पहले बहुत सारी चीजें हुआ करती थी। तो जो भी सर्विसेज देती हैं, अगर ट्रेन में, रेलवे में गवर्नमेंट ने जो सर्विसेज दी, पोस्ट ऑफिस में सर्विसेज दी, या कहीं और भी कोई भी सर्विसेज दी, उससे जो अर्निंग होती है वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट में आती है। तो आई थिंक पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। रेवेन्यू रिसिप्ट्स गवर्नमेंट की ऐसी इनकम है जो गवर्नमेंट में को किसी को भी वापस नहीं देनी है, और साथ में सरकार कोई चीज बेचकर वो इनकम नहीं कमाती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब देखिए नेक्स्ट जो है, एक और तरह की हमारी इनकम है कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट जो है वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बिल्कुल उल्टी है, या हम कहें रेवेन्यू रिसिप्ट के अलावा जो भी गवर्नमेंट की इनकम बची है वो कैपिटल रिसिप्ट्स में आएगी। यानी कि ये वो इनकम है जो सरकार पे लायबिलिटी क्रिएट करती है। ठीक है, जिम्मेदारी क्रिएट करती है, यानी कि सरकार को उसे वापस देना होता है। तो ऐसी कौन सी इनकम होती है? जैसे उसमें होता है सबसे पहला जो है ये हमारा पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में हम लोग पैसा जमा कराते हैं, तो गवर्नमेंट की इनकम होती है, लेकिन वो जब इसका एक लॉक इन पीरियड है, लॉक इन पीरियड के बाद अगर आप पैसा वापस मांगते हैं, या जब मैच्योरिटी पे आप पैसा वापस मांगते हैं, तो गवर्नमेंट को वो आपको वापस देना होता है। तो ये एक गवर्नमेंट की लायबिलिटी, हालांकि इनकम है लेकिन लायबिलिटी बनती है। उसके बाद स्मॉल सेविंग डिपॉजिट्स, छोटी छोटी जो हम बचतें करते हैं पोस्ट ऑफिस वगैरह में, वो भी गवर्नमेंट की इनकम होती है, लेकिन गवर्नमेंट को वो भी हमें वापस देनी होती है। ओके, अब है जो नेशनल पेंशन स्कीम है। पेंशन स्कीम में आप हर महीने अगर पैसा आपका तनख्वाह से कट रहा है, जा रहा है पेंशन फंड में, तो ये गवर्नमेंट की इनकम होती है। लेकिन जब आप रिटायर्ड हो जाते हैं उसके बाद वो पेंशन गवर्नमेंट आपको देती है, तो वो भी एक लायबिलिटी बनती है। हालांकि एक बार गवर्नमेंट की इनकम हो गई लेकिन उसे रिटर्न करना होता है, तो वो भी एक लायबिलिटी बनती है। सरकार की लायबिलिटी होती है कि रिटायरमेंट के बाद आपको हर मंथ पेंशन मिलती रहे। ठीक है, उसके बाद दूसरी तरह की कौन सी होती है? जिससे हमारे एसेट्स कम हो जाते हैं, गवर्नमेंट के एसेट्स कम हो जाते हैं। गवर्नमेंट के एसेट्स का कम होने का क्या मतलब है? जिसे हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, या जिसे हम कहते हैं विनिवेश। विनिवेश, ठीक है,
तो गवर्नमेंट की इससे भी इनकम होती है, गवर्नमेंट अपने कुछ एसेट्स बेच देती है, डिसइन्वेस्टमेंट करती है। अ, तो ये जो है इससे संपत्ति में कमी आती है, गवर्नमेंट की संपत्ति में कमी आती है। जैसे कि अगर इलेक्ट्रिसिटी में पहले पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अगर हम देखें, पहली पूरी तरह से वो गवर्नमेंट का हुआ करता था, फिर उसमें प्राइवेट कंपनीज का की शेयर होल्डिंग आ गई धीरे-धीरे। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट किया, प्राइवेट कंपनीज आई, उन्होंने शेयर लिए, तो उससे गवर्नमेंट को इनकम हुई। लेकिन क्या हुआ, एसेट्स कम हो गई गवर्नमेंट के, तो वो हुआ डिसइन्वेस्टमेंट। तो वो जो इनकम है वो कहाँ जाएगी, वो कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर जाएगी। उसके बाद रिकवरिंग लोन्स मेड टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को जो लोन दिए थे वो रिकवर करती है, तो वो भी किस में जाता है, वो कैपिटल रिसिप्ट्स में जाता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या फर्क है, और कौन सी जो इनकम है वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंतर्गत रखी जाती है, और कौन सी इनकम जो है कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर रखी जाती है। तो अभी तो हमने ये देखा कि गवर्नमेंट के पास रुपया कहाँ से आता है। अब देखते हैं गवर्नमेंट का रुपया जाता कहाँ है, कहाँ कहाँ वो खर्च करती है। तो दो तरह के खर्च होते हैं गवर्नमेंट के, एक तो होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अब देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है जो कि गवर्नमेंट को रेगुलरली करना होता है, गवर्नमेंट के ऐसे खर्चे जो गवर्नमेंट को रेगुलरली करने होते हैं, हर मंथ करने हैं तो करने ही होते हैं, उसका किसी दूसरी चीज से कोई लेना देना नहीं होता है। तो चाहे गवर्नमेंट कोई नई स्कीम्स लाए या कोई स्कीम बंद कर दे, या कोई अपना कोई भी काम बंद कर दे, बट ये जो खर्चे हैं वो गवर्नमेंट को बेयर करने ही होते हैं। तो ऐसे कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं, सबसे पहला तो जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस यानी कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे पुलिस है, म्युनिसिपैलिटी है, यहाँ सब जगह कई तरह के कर्मचारी होते हैं, उनको सरकार की लायबिलिटी होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सरकार उनको हर महीने सैलरी दे, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, अगर कोई ऑफिस है, कलेक्टर ऑफिस है, तो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, ये सारी चीजें, वहाँ के बिजली के बिल हैं, पानी के बिल हैं, वर्कर्स की सैलरी है, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं। अगर पुलिस है तो पुलिस के रिलेटेड जो भी खर्चा है जो उनको रेगुलरली गवर्नमेंट को पे करना होता है, तो ये सारे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आते हैं, और वो सरकार को रेगुलरली करने पड़ते हैं, ठीक है, जिसे हम रिक्रिंग एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। एक होते हैं इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन्स, ठीक है, गवर्नमेंट ने जो भी लोन लिया है उसका जो इंटरेस्ट है वो रेगुलरली गवर्नमेंट को पे करना ही पड़ेगा जब तक कि वो लोन पूरा रीपे नहीं किया जाता। तो ये भी गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में आते हैं। फिर जो है पेंशन, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आ जाएगा। अब जो रिटायर्ड हो गए उन्हें पेंशन देनी है, ये भी एक रेगुलर एक्सपेंडिचर है, ठीक है, तो ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। और उसके बाद है सब्सिडीज, जैसे कि आपको अगर आपका डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है वहां सब्सिडी मिलती है, या गैस के लिए सब्सिडी मिलती है, या किसी और चीज के लिए सब्सिडीज मिलती है, तो वो भी गवर्नमेंट का एक रेगुलर एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट को करना ही होता है, और उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब देखिए दूसरी तरह का जो है हमारा एक्सपेंडिचर वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है जहां पे गवर्नमेंट कुछ एसेट क्रिएट करती है, ठीक है, लॉन्ग पीरियड के लिए कोई एसेट क्रिएट करती है, या कुछ प्रोडक्टिव जो एक्सपेंडिचर है जिससे कुछ उत्पादन हो रहा है, कुछ परिसंपत्ति का निर्माण हो रहा है सरकार की, वो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, और ये रेगुलर या रूटीन में नहीं किए जाते। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि हर महीने गवर्नमेंट को इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है तो वो करेगी ही। तो ऐसे कौन कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं जहां पे गवर्नमेंट प्रोडक्टिव होती है या एसेट क्रिएट करती है, और वो इस तरह के एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। तो सबसे पहला तो है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का क्या मतलब है, ये जो है हमारी रोड बना दी, या रेलवे ट्रैक बिछा दिया, ठीक है, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना। कोई डैम बना दिया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बना दी, डैम बना दिया, ये सारे जो हैं ये प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस हैं, और इससे गवर्नमेंट की परिसंपत्ति
बढ़ती है या एसेट्स क्रिएट होता है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। अब जो स्टेट गवर्नमेंट को लोन देना है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया लोन भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है। और जो लोन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी लोन दिया है, ठीक है, यहाँ हम मैं आपको बता दूं, आप ध्यान रखिए कि हम यहाँ यूनियन बजट की बात कर रहे हैं, यानी कि केंद्र सरकार के बजट की बात कर रहे हैं, तो उसी को देखते हुए मैंने सारी टर्म्स लिखी हैं। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई लोन का रीपेमेंट करती है तो वो भी जो है इसमें आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, क्योंकि लोन को रीपे करना दैट मीन्स जो लायबिलिटी है उसको कम करना। ठीक है, लोन को पे करना, वापस रिपेमेंट करना लोन का, दैट मीन्स लायबिलिटीज जो है वो कम करना है, इसलिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आएगा। ये बात ध्यान रखने की है, इंपॉर्टेंट बात है, एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पता पड़ गया होगा क्या है रेवेन्यू, रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद कैपिटल, हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल इनकम, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सारी आपसे, ये सारी चारों कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर ये आपको समझ में आ गए हैं तो अब अपन देखते हैं डेफिसिट के बारे में कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या है। अगर ये सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए हैं तो ये तीनों तरह के डेफिसिट भी आपको बहुत अच्छे से श्योरली समझ में आ जाएंगे। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट निकाल दे तो वो रेवेन्यू डेफिसिट या पूंजीगत घाटा होता है। तो अब देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे कौन कौन से थे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो थे जो सरकार को, गवर्नमेंट को रेगुलरली करने पड़ते हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स को मेंटेन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लिए, और या और भी किसी तरह के एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट को हमेशा ही करने पड़ते हैं। देखिए यहाँ पे थे, जैसे इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं या पेंशन दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थे। अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो थी जहाँ पे जो कि हमको टैक्स से मिल रही है, या जिसकी वजह से कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है और कोई एसेट हम बेच नहीं रहे हैं, उसके अलावा जो कुछ भी था वो सारा रेवेन्यू रिसिप्ट था। यानी कि जैसे कि जो हमारे टैक्स कलेक्शन से आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, इन्वेस्टमेंट पे कोई इंटरेस्ट आ रहा है, कोई डिविडेंड आ रहा है, कोई गवर्नमेंट सर्विसेज दे रही है। तो अब देखिए, अगर खर्चा ज्यादा हो जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो जो इनकम है उससे खर्चा अगर ज्यादा हो जाएगा रेवेन्यू, तो रेवेन्यू डेफिसिट होगा। अब एक बार के लिए सोचिए, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है? तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट जो कुछ अपने टैक्सेस वगैरह से कमा रही है, जो अपनी सर्विसेज बेचकर कमा रही है, उससे ज्यादा उसे खर्च करना पड़ रहा है अपने एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, और जो है पेंशन देने के लिए या सब्सिडी देने के लिए, उससे ज्यादा उसको खर्च करना पड़ रहा है। तो दैट मीन्स क्या है, अगर रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा होता है तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट को उधार लेना पड़ेगा। तो क्रक्स क्या है इसका, रेवेन्यू डेफिसिट का? सबसे पहले तो जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट इज एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ओवर इट्स टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स। गवर्नमेंट के कुल पूंजीगत प्राप्तियों से अगर कुल पूंजीगत खर्चे ज्यादा हो जाए तो वो होता है रेवेन्यू डेफिसिट। और रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट को अपने डिपार्टमेंट्स की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है उससे ज्यादा, उससे उसकी जो इनकम है वो उससे कम है। यानी टैक्स कलेक्ट करने के लिए जितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, जितने लोगों को लगाना पड़ रहा है, टैक्स जो है उससे कम मिल रहा है। ठीक है, एक सिर्फ टैक्स के एग्जांपल दे रही हूँ, हालांकि रेवेन्यू रिसिप्ट में और भी चीजें हैं, लेकिन सिर्फ एक टैक्स के एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाए कि गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने के लिए जो अपनी पूरी मशीनरी लगानी पड़ती है, ऑफिस है, वहाँ के एम्प्लॉयज का खर्चा है, स्टेशनरी है, तो ये जो पूरी मशीनरी लगानी पड़ती है उसमें जो खर्चा आता है और जो टैक्स से इनकम होती है तो वो इनकम उस खर्चे से भी कम है। तो ये रेवेन्यू डेफिसिट होना थोड़ा सा चिंता की बात है। और उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट ये है कि गवर्नमेंट को उधार लेना पड़ता है, गवर्नमेंट को उधार लेना पड़ता है। और ये
जो है रेवेन्यू डेफिसिट ये नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब नेक्स्ट है हमारा फिस्कल डेफिसिट। तो ये जो फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट शब्द दो शब्दों से बना है। हमारा पहला तो है ये फिस्कल, फिस्कल यानी कि ईयरली वार्षिक, और डेफिसिट, डेफिसिट यानी कि घाटा, घाटा यानी कि टोटल जो कैश है, टोटल कैश का जो आना है, टोटल कैश के जाने से कम है। ठीक है, और इसका सीधा सीधा मतलब है डेब्ट या उधार। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब है टोटल जो कैश आ रहा है वो टोटल कैश का आना टोटल कैश की जाने से कम है। तो ये जो फिस्कल डेफिसिट है ये क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द टोटल रेवेन्यू। टोटल हमारा जो खर्चा है वो हमारे टोटल रेवेन्यू से ज्यादा हो जाता है, लेकिन उसमें से हम एक चीज निकाल देते हैं। हम क्या निकाल देते हैं? हमने जो पैसा उधार लिया है वो निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये जो टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू का इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है टोटल रेवेन्यू का मतलब है रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, तो पूंजीगत प्राप्तियां और ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। तो अब ये जो है कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स में एक चीज क्या इंक्लूडेड होती है? हम जो पैसा उधार लेते हैं। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स में तो हमारी कोई लायबिलिटी नहीं बन रही, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट में हम जो उधार लेते हैं वो भी हमारा इंक्लूडेड होता है। तो उधार हम किस लिए लेते हैं? तो जैसे अगर हमारा जो रेवेन्यू है वो कम है लेकिन खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो उस रेवेन्यू को बराबर करने के लिए हम उधार लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम उस उधार को भी जोड़ देंगे तो हमें पता नहीं पड़ेगा घाटा कितना हुआ है। इसलिए फिस्कल डेफिसिट निकालते हुए हमारा जो टोटल खर्चा है उसमें से हमारे टोटल इनकम को हमें निकालना है, लेकिन उस इनकम में हमें उस मनी को हटा देना है जो कि हमने उधार ली है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि फिस्कल डेफिसिट क्या है। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स माइनस कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या चीज शामिल होती है? हमारा जो उधार है, हमारी जो बोरोइंग्स है वो शामिल होती है। तो कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ठीक है, अब क्या है? इफ वी एड बोरोइंग्स इन टोटल रिसिप्ट फिस्कल डेफिसिट इज जीरो। ठीक है, क्योंकि हम अगर उधार को भी इसमें जोड़ देंगे तो हमारा जो खर्चा है वो हमारी आय के बराबर हो जाएगा। उधार हम क्यों लेते हैं? क्योंकि जब हमारा खर्चा है हमारी इनकम से पूरा नहीं हो पाता तो उसको पूरा करने के लिए हम उधार लेते हैं। तो इसलिए अगर इसमें ये जोड़ देंगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू टोटल इनकम हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात भी आप खास तौर से ध्यान रखेंगे कि अगर जो हम बोरोइंग्स को इसमें ऐड कर देंगे इसके इनकम में तो फिस्कल डेफिसिट क्या हो जाएगा? फिस्कल डेफिसिट हमारा जीरो हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या है? प्राइमरी डेफिसिट है हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें से हम इंटरेस्ट पेमेंट्स को निकाल दें। फिस्कल डेफिसिट्स में हम इंटरेस्ट पेमेंट्स को निकाल दें तो वो होता है हमारा primary deficit, fiscal deficit of current year minus interest payments on previous borrowings। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट जो है हमारा क्या बताता है? फिस्कल डेफिसिट हमें ये बताता है कि हमें कितना उधार लेने की जरूरत है। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ हमने किया फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट में टोटल हमारा जो खर्चा हुआ उसमें से हमने रिसिप्ट्स को निकाल दिया, तो जितना हमारा घाटा है उतना हमें उधार लेना पड़ेगा। इसलिए फिस्कल डेफिसिट क्या बताता है कि हमें टोटल कितना उधार लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये जो उधार हमें लेना पड़ेगा वो उसमें क्या एक चीज शामिल होती है कि वो उधार हमें अपने पुराने उधारों का जो इंटरेस्ट चल रहा है उसको चुकाने के लिए भी लेना पड़ रहा है। हमारी जो पुराने पिछले सालों के उधार हैं उसका इंटरेस्ट चुकाने के लिए भी हमें उधार लेना पड़ रहा है। तो इसलिए हम प्राइमरी डेफिसिट निकालते हैं कि प्राइमरी डेफिसिट में फिर हम इंटरेस्ट पेमेंट्स को भी हटा देते हैं। ठीक है,
तो दैट मीन्स जो है हमको एक एग्जैक्ट पिक्चर पता पड़ती है कि अगर हम अपने पुराने जो उधार हैं उनको छोड़ दें, पुराने जो उधार का जो इंटरेस्ट को है उसको छोड़ दें, तो ओवरऑल इस ईयर में हमारी इकोनॉमी का क्या परफॉर्मेंस रहा है, क्या हमारा डेफिसिट रहा है। यानी फिस्कल डेफिसिट में से हम पुराने जो उधार हमको चुकाने हैं, पुराने उधारों की जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसको हम निकाल देते हैं, तो हमें एक क्लियर पिक्चर आती है इकोनॉमी की कि जो वाकई में इस साल में जो हमारी इनकम हुई है और जो हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है उस हिसाब से हमारा डेफिसिट कितना है। ठीक है। इफ वी डिडक्ट इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेप्ट फ्रॉम बोरोइंग्स, ठीक है, अगर हम बोरोइंग में से इंटरेस्ट पेमेंट निकाल देते हैं तो बैलेंस क्या आएगा, बैलेंस होगा प्राइमरी डेफिसिट। तो यही हम कर रहे थे। ठीक है। और अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो है, अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो है तो इसका क्या मतलब है, प्राइमरी डेफिसिट अगर जीरो है दैट मीन्स गवर्नमेंट का इस साल का जो परफॉर्मेंस रही है उस हिसाब से उसने जितना कमाया है उतना ही खर्च किया है। उधार किस लिए लेना पड़ रहा है, उधार सिर्फ इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि पिछले जो सालों में हमारी इकोनॉमी की जो परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही, जो हमारी इकोनॉमी में डेफिसिट हुआ और उसकी वजह से हमें जो लोन लेना पड़ा उसके इंटरेस्ट को देने के लिए ही सिर्फ उधार लेना पड़ रहा है। अदरवाइज इस साल जो है हमारी इकोनॉमी में जितना एक्सपेंडिचर है उतना ही इनकम भी है। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा फिस्कल डेफिसिट क्या है। फिस्कल डेफिसिट है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स माइनस कैपिटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ध्यान रखिएगा एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, क्लियरली एकदम। और उसके बाद प्राइमरी डेफिसिट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट यानी कि फिस्कल डेफिसिट में से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट्स निकाल दे तो वो होता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। इसका क्या मतलब है, रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो ये बताता है कि अगर डेफिसिट है दैट मीन्स गवर्नमेंट अपनी जो रेवेन्यू इनकम है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं उसको इकट्ठा करने के लिए, रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो है जहां हम न तो कोई एसेट क्रिएट, न तो हम कोई लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं और न ही कोई एसेट का रिडक्शन हो रहा है। तो वो होती है हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट, जैसे हमारे टैक्सेस, सब्सिडीज, पेंशन, ये सारी चीजें। तो ये सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये सारे हमारे जो ये तो एक्सपेंडिचर होता है। तो सिर्फ रिसिप्ट में क्या आएगा, जैसे हमारे टैक्सेस वगैरह हैं या हमें कोई डिविडेंड मिल रहा है या कोई गवर्नमेंट सर्विसेज दे रही है उसके बदले से जो इनकम हो रही है। तो अगर जो टोटल रिसिप्ट्स हैं वो कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है, एक्सपेंडिचर वही है जो इन सब सर्विसेज को या नॉर्मल गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को जारी रखने के लिए जो एक्सपेंडिचर होता है, तो अगर वो एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है और उस एक्सपेंडिचर से गवर्नमेंट कम कमा रही है तो वो होगा रेवेन्यू डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट वो होगा जहां पे हमारे टोटल एक्सपेंडिचर में से हम टोटल इनकम को कम करेंगे तो वो हमारा फिस्कल डेफिसिट होगा, लेकिन उस टोटल इनकम में हम जो उधार लेते हैं उसको शामिल नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है फिस्कल डेफिसिट हमें ये बताएगा कि कंट्री को कितना उधार लेने की जरूरत है। और प्राइमरी डेफिसिट वो है जो हम जो उधार लेते हैं उसमें से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट्स घटा दें, यानी कि अगर हम जो उधार ले रहे हैं उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट घटाने का मतलब ये है कि प्राइमरी डेफिसिट ये बताएगा कि अगर हम पिछले सारे सालों की इकोनॉमी को छोड़ दें और सिर्फ इस साल की इकोनॉमी की बात करें तो कितना इनकम हुआ है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है और कितना हमारा घाटा हो रहा है। ये जो है फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट को हम कैसे फाइनेंस करें, फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाए, कैसे लाया जाए, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहला तो ये होता है कि लोकल बोरोइंग्स या अपने देश में या डोमेस्टिक सोर्सेज से जो हम उधार ले लें, तो ऐसी कौन कौन सी सोर्सेज हो सकते हैं घरेलू उधार के। एक तो होता है कोई भी अपना कमर्शियल बैंक है, पब्लिक बैंक है, उससे हम उधार ले लें। छोटी छोटी जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती हैं या हमारा जो प्रोविडेंट फंड का पैसा है या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो हैं वो इश्यू किए जाते हैं समय समय पर उधार लेने के लिए, पैसा जुटाने के लिए। तो ये तो होता है हमारा घरेलू साधनों से जो हम उधार लेते हैं। दूसरा होता है हम एक्सटर्नल सोर्सेज या
देश के बाहर के साधनों से उधार लेते हैं, जैसे कि आईएमएफ है या वर्ल्ड बैंक है या दूसरे कोई फॉरेन बैंक्स हैं, उधार उस वहाँ से भी उधार लिया जा सकता है। और तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है उसे कहते हैं, वो है डेफिसिट फाइनेंसिंग, घाटे की वित्त व्यवस्था। ठीक है, घाटे की वित्त व्यवस्था का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है नए नोट प्रिंट करके इशू करे। ठीक है, नोट प्रिंट करके इशू करे और अपने घाटे को पूरा करे। तो देखिए, वैसे सुनने में तो थोड़ा आसान सा लगता है कि नोट प्रिंट किए, और लेकिन ऐसा होता नहीं है, बिकॉज़ नोट गवर्नमेंट ऐसे ही प्रिंट नहीं कर सकती, इसके एडवर्स इफेक्ट भी हैं, क्योंकि ये इससे जो है इन्फ्लेशन बढ़ता है, या जो बाजार में है महंगाई महंगाई बहुत बढ़ जाती है। तो इसलिए डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है, एक सेफ लिमिट में ही डेफिसिट फाइनेंसिंग का उपाय जो है आजमाना चाहिए। हालांकि ये एक बहुत इजी मेथड है, एक बहुत जो सरल साधन है फंड्स बनाने का, या फंड्स रेज करने का, या घाटे को पूरा करने का। इसके अंदर ऐसा होता है कि सरकार ट्रेजरी बिल्स इशू करती है और उसे आरबीआई खरीदती है, और उन ट्रेजरी बिल्स के बदले में आरबीआई जो है गवर्नमेंट को कैश देती है। कैश कहाँ से देती है? आरबीआई नई करेंसी प्रिंट करती है या नोट प्रिंट करके गवर्नमेंट को देती है। तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज या ट्रेजरी बिल्स के बदले आरबीआई जो है गवर्नमेंट को नए नोट प्रिंट करके देती है। इसे हम घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं, और इसके द्वारा फिस्कल डेफिसिट को पूरा किया जाता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप समझे होंगे कि ये तीनों कंसेप्ट क्या है, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट, और इसका हमारे बजट में क्या मतलब रहता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है। तो देखते रहिए, स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग मीनल का चैनल।